हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इससे स्टार्ट करने से पहले कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है? जब वो फंक्शन वन वन हो, मीन्स इंजेक्टिव हो, और साथ में क्या हो, ऑन्टो हो। ऑन्टो का क्या मतलब हुआ? सरजेक्टिव हो। अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है, इंजेक्टिव भी है, साथ में ऑन्टो या सरजेक्टिव है, उसका क्या मतलब हुआ कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? जो वन वन भी है और ऑन्टो भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकालते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं वो बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे बोला साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स एंड को टेंजेंट एक्स, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये मेनी वन इंटो फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसे वन वन ऑन्टो बनाएंगे। वन वन ऑन्टो बनाने का मतलब बाइजेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद उसका इन्वर्स निकालेंगे। एक तो ये काम करेंगे पूरे चैप्टर में। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे इस चैप्टर में कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थर्ड क्या करेंगे कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग उसका ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये तीन काम करने जा रहे हैं। पहला काम क्या होगा? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उसे वन वन ऑन्टो बनाएंगे, मीन्स बाइजेक्टिव बनाएंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक वे से हम करेंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे? उसके क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ पढ़ेंगे। तो यही तीन काम करने में ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन का क्या मतलब है ये ऑलरेडी आप जानते हो रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर से। हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ है। ये फंक्शन का डोमेन क्या है? सेट ए। को डोमेन क्या है? सेट बी। ठीक है, ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। दैट इज वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन। वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं? आई होप आपको आता होगा। वन वन बोलने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी फंक्शन एफ फंक्शन को मैंने वन वन बोला तो डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग इमेज सेम नहीं हो सकता है। मतलब क्या होगा कि डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेगा। अगर ऐसा है तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन। अगर डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमें सेम इमेज मिल गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन। ये तो आगे बात, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। उसके बाद ऑन्टो फंक्शन किसे बोलेंगे? अगर को डोमेन और रेंज इक्वल हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया कि एक फंक्शन एफ लिया जिसके डोमेन को हमने ए बोल दिया, को डोमेन को बी बोल दिया, और अज्यूम कर लिया इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन। तब क्या बोल रहा है? देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन जी। तो क्या करेगा? एक बाइजेक्शन जी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये फंक्शन जो होगा ये क्या होगा? फ्रॉम सेट बी टू सेट ए सच दैट अगर हमारे पास f फंक्शन सेट ए से सेट बी में है और ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एक दूसरा बाइजेक्टिव फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जो सेट बी से सेट ए में होगा। मतलब कि जो g फंक्शन है ना उसका जो डोमेन होगा वो f फंक्शन के को डोमेन के इक्वल होगा, और g फंक्शन का जो को डोमेन होगा वो f फंक्शन के डोमेन के इक्वल होगा। और कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा? अगर हमने gy इज इक्वल टू एक्स बोला, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है कि मान लो कि अगर मैंने फंक्शन का एफ फंक्शन का वैल्यू 1 पर 2 है, अगर एफ फंक्शन का वैल्यू 1 पर 2 है तो जी फंक्शन का वैल्यू 2 पर 1 होगा। यही इनवर्स का प्रॉपर्टी है। ये ऑलरेडी आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में मैंने काफी डिटेल से पढ़ा रखा है। तो यहां पे क्या बोला कि अगर g ऑफ y x के इक्वल है तो f ऑफ x y के इक्वल होगा। मतलब यहां से भी ट्रू है, यहां से आप जाओगे लेफ्ट टू राइट ये भी ट्रू है, या राइट टू लेफ्ट जाओगे ये भी ट्रू है। मतलब क्या है कि अगर f ऑफ x मतलब f फंक्शन का वैल्यू x पर अगर y है तो g फंक्शन का वैल्यू y पर x होगा। यही इनवर्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो g फंक्शन क्या हो गया? फ्रॉम b टू a इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। g जो फंक्शन होगा जिसको हमने b टू a बोला ये क्या होगा? f फंक्शन का इनवर्स होगा।
ठीक है। और एफ फंक्शन क्या हमारा ए टू बी है एंड इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। जी फंक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, जो हमारा जी फंक्शन है ना ये, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ पे पावर -1। एफ पे पावर -1 बोलने का ये नहीं मतलब है कि 1/f, ये -1 पावर नहीं है। एफ पे पावर -1 को हम क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स। ठीक है, ये नहीं कि एफ पे पावर -1 को हम लिख देंगे 1/f, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, 10 भी है, फिर वही बात बोला जा रहा है कि अगर एफ एक्स, तो हमने जी फंक्शन को क्या बोल दिया, एफ टू द पावर -1। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का वैल्यू एक्स पर वाई है, तो उसके इनवर्स फंक्शन का वैल्यू वाई पर एक्स होगा। ये क्या हमारा इनवर्स का प्रॉपर्टी है, जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। और उसके बाद क्या है, ये भी, ये दो जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। एफ इनवर्स ऑफ, या ऑफ बोलो, या एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ बोलो, या एफ इनवर्स सर्कल एफ एक्स, ये क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स को हमने क्या बोला, एफ एक्स को वाई बोला, तो यहां वाई डाल देंगे। अब एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल जो है ना ये इक्वल होगा, यहाँ पे होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, इसे हमें पता है ना, फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने बोला था ना कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो ये जो x होगा ये किसके डोमेन में होगा, किसके डोमेन का एलिमेंट है, ये f फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो हमें x मिलेगा। मतलब क्या है कि f फंक्शन के डोमेन का जो भी एलिमेंट डालोगे ना इस फंक्शन में, f इनवर्स ऑफ f फंक्शन में f फंक्शन के डोमेन का जो भी एलिमेंट डालोगे उसका इमेज जो होगा ना वो सेम क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, f इनवर्स ऑफ f को हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं इन द डोमेन ऑफ f। ये भी बताया जा चुका है तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। जैसा भी मैंने क्या बोला, जैसा भी मैंने बोला कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो ये जो x है ना, ये x क्या है, ये f फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f कंपोजिशन की प्रॉपर्टी से f ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, y के, तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, f इनवर्स y किसके इक्वल है, x के। तो यहां से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने अभी, हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि f फंक्शन के डोमेन का कोई भी वैल्यू डालते हैं ना फंक्शन में, x डाला तो वो सेम x मिल गया। अगर मान लो कि f फंक्शन के डोमेन में 2 है, हमने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, तो उसका इमेज क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ f2 इज इक्वल टू 2, f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो f इनवर्स ऑफ f फंक्शन है ना, ये भी तो एक फंक्शन है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। किसमें आइडेंटिटी फंक्शन है, डोमेन ऑफ f। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है डोमेन ऑफ f, f के डोमेन में आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, f ऑफ f इनवर्स। ठीक है, देखो जनरली बुक में क्या होता है कि f फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं और f इनवर्स फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली बुक में होता है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वेरिएबल तुम x बोलो, y बोलो, z बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, f इनवर्स के डोमेन के एलिमेंट को y बोला, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स y, तो ये f लिखा, f इनवर्स y किसके इक्वल है, x के, f इनवर्स y किसके इक्वल है, x के, तो और f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, अब ये y किसका एलिमेंट है, डोमेन ऑफ f नहीं है, डोमेन ऑफ f इनवर्स है ये भी तुम्हें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि f ऑफ f इनवर्स ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, किसके डोमेन में, f इनवर्स के डोमेन में। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसको हमने कैपिटल I से लिखा और ये d लिखा और यहाँ पे f इनवर्स लिख दिया। इसका मतलब क्या, इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन द डोमेन ऑफ f इनवर्स। क्लियर है यहां तक बात।
तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक हो गया, ये जो अभी हमने रिकैप किया है ना, ये एक्चुअल में हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा है उससे ये बातें अभी लाई गई है। ये ऑलरेडी आपको पता है, अगर तुमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है। अब आ जाओ इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें इस 3 काम को करने में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा पार्ट है, सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो ये स्टार्ट करने से पहले ना तुम इस साइन फंक्शन के ग्राफ को देखो। देखो, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ग्राफ नहीं समझता है ना, या कोई ऐसे कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं बिना ग्राफ के समझे मैं मतलब मैथ्स और साइंस कंप्लीट कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास से ही तुम्हें डिटेल से ग्राफ बताया जाता है फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर में। ठीक है, तो अगर तुम इस फंक्शन का ग्राफ को देखो, इस फंक्शन के ग्राफ को देखो, ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ दे रखा है। इस फंक्शन के ग्राफ को देखो तो ग्राफ से हमें पता चल जाता है, मैंने क्या बोला कि ग्राफ से हम फंक्शन का हर कुछ बता सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचता है। उसका डोमेन बता देंगे, रेंज बता देंगे, पीरियड बता देंगे, फंक्शन का क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, सब कुछ A to Z अगर फंक्शन का हमें ग्राफ पता चल गया तो जैसे ये देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये जो लाइन है ना, यहां से जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये ऐसे करके जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन का जो डोमेन है, हम जब नेचुरल साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, नेचुरल साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो नेचुरल साइन फंक्शन है ना, मतलब जो हमने 11th में जो साइन फंक्शन पढ़ा था, उसका डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और उसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। हमने जो फंक्शन पढ़ा था ना, साइन एक्स फंक्शन, याद करो 11th में, उसमें हमने क्या बोला था कि एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, मीन्स डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर। तो अब तुम ऐसे देखो, ये हमारा साइन एक्स फंक्शन का कर्व है। अब अगर तुम देखो इसका डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। बट रेंज क्या है फंक्शन का, रेंज जो है वो -1 to 1 है। देखो, ग्राफ मिनिमम कहां तक नीचे जा रहा है, -1 तक, मैक्सिमम कहां ऊपर तक जा रहा है, 1 तक। इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो -1 to 1 है। और कोडोमेन किसके इक्वल है, ऑल रियल नंबर के। इसका क्या मतलब है, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो गया, इनटू। अभी हम ये नहीं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ ग्राफ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, इनटू। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फंक्शन मेनी 1 है या 1 है। तो ये भी मैंने तुम्हें फंक्शन चैप्टर में बताया था कि अगर कोई भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ टर्न मार दे, मतलब कि वो इंक्रीज करने के बाद वो डिक्रीज करने लगे, या डिक्रीज कर रहा है ग्राफ इंक्रीज करने लगे, तो वो फंक्शन मेनी 1 हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करते जाए, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करते जाए, फिर वो इंक्रीज ना करे, तो ये ग्राफ क्या होता है, 1 फंक्शन होता है। अब यहां पे तुम देखो, ये जो साइन एक्स फंक्शन का कर्व है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहां से देखो, -π/2 से π/2 तक तो कर्व इंक्रीज किया, अब π/2 से 3π/2 तक कर्व डिक्रीज किया, फिर 3π/2 से ये 2π है, 2π + π/2 ये क्या हो जाएगा, 5π/2, और ये क्या हो जाएगा, 3π। ठीक है, तो फिर तुम देखो -3π/2 से लेके ये -3π/2 से लेके ये 5π/2 तक फंक्शन फिर इंक्रीज किया। ठीक है, फिर माइनस ये 5π/2 से लेके 3π/2 के आगे ऐसे भी ग्राफ है ना, फिर ये ऐसे करके बढ़ जाएगा, फिर ये डिक्रीज किया। फिर तुम ऐसे देखो, हाँ, जब भी हम इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे कैसे लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं देखते। ये नहीं देखेंगे कि 5π/2 से 3π/2, ये गलत हो जाएगा। अगर तुम 5π/2 से 3π/2 देखोगे तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है,
और 3π/2 से 5π/2 देखोगे तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ये बात आ रही है समझ में? तो जब भी हम फंक्शन का ग्राफ देखते हैं ना, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं देखते। इस बात को भी समझना होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर तुम देखोगे कि -π/2 से π/2 ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर तुम देखोगे 3π/2 से -π/2 ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो sin x फंक्शन का जो कर्व है ना, वो इंक्रीज और डिक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? इट इज अ मेनी वन फंक्शन। और अभी मैंने क्या बोला? रेंज क्या है इसका? फ्रॉम -1 to 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन हो गया इनटू, और साथ में क्या हो गया? मेनी वन। तो जो हमारा नेचुरल साइन फंक्शन है वो मेनी वन इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो अगर नेचुरल साइन फंक्शन हमारा मेनी वन इनटू फंक्शन है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हम इनवर्स कब निकालते हैं? व्हेन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी जाके हम इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम देखो पाई पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि पाई पर साइन एक्स फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो उसे ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले जाके रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th क्लास का है उसके बेसिक्स पढ़ के आए, तभी जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, 2π पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। -π पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। -2π पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन एक्स जो फंक्शन है ये 0, मतलब साइन एक्स का वैल्यू 0 कितनी बार आ सकता है? इनफाइनाइट टाइम्स आ सकता है। हमें पता है ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है? व्हेन x इज इक्वल टू nπ। मतलब कि अगर तुमने पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल लिया तो उस पे साइन का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। फिर तुम देखो π/2 पर साइन फंक्शन का वैल्यू है 1। फिर 5π/2 पर देखो साइन फंक्शन का वैल्यू है 1। 3π/2 पर साइन फंक्शन का वैल्यू है -1। फिर तुम जैसे तुम देखो आगे बढ़ाओगे इस कर्व को, -2π -π/2 पे भी साइन फंक्शन का वैल्यू क्या है? सॉरी, -1। तो इसका मतलब क्या? इट इज अ मेनी वन इंटू फंक्शन। सो अभी नेचुरल साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? ये तो चैप्टर बोल रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। तो फिर इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो फंक्शन का जो कोडोमेन है ना, उसको उसके रेंज से रिप्लेस कर देंगे। अगर तुम दुनिया के किसी भी फंक्शन के कोडोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर दोगे तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि जो हमारा नेचुरल साइन फंक्शन है जिसके हमने डोमेन को R2R रखा है, जिसको हमने बोला मेनी वन इंटू फंक्शन, अगर तुमने इसके रेंज को कोडोमेन के ऑल रियल नंबर, इसको हटा के अगर तुमने -1 to 1 कर दिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन्टो फंक्शन। अब ऑन्टो तो हो गया बट अभी भी मेनी वन है, तब भी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो 1 कैसे करेंगे? मेनी वन से 1 कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम ग्राफ के उस पोर्शन को देखेंगे जहां पे कर्व या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। जैसे तुम यहां देखो -π/2 से π/2 तक ये जो साइन एक्स फंक्शन का कर्व है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमने डोमेन को, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है साइन एक्स फंक्शन का, तो अभी हमने क्या बोला? ऑल रियल नंबर डोमेन को हटा दिया। हमने बोला कि साइन एक्स फंक्शन का हमने डोमेन सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही लेंगे। तो देखो -π/2 से π/2 तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? इट इज अ 1 फंक्शन। अगर हमने डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में लिया तो, और अगर हमने डोमेन को π/2 से 3π/2 लिया तो ये साइन एक्स फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगेन इट इज अ 1 फंक्शन, अभी भी ये 1 फंक्शन है। अगर हमने डोमेन को 3π/2 से 5π/2 लिया तो फिर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर, अगेन इट इज अ 1 फंक्शन। ठीक है, कब? जब हमने डोमेन को बोला कि सिर्फ 3π/2 से 5π/2 है, तो ये 1 हो जाएगा बिकॉज इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज कर रहा है और कोडोमेन के रेंज के हर एक एलिमेंट को भी ले रहा है। देखो अगर तुमने 3π/2 से 5π/2 लिया ना, तो इसका 3π/2 पे क्या आ जाएगा? वैल्यू -1। 5π/2 पे क्या आ जाएगा? वैल्यू 1। इसका मतलब -1 से 1 के बीच के सारे वैल्यूज फंक्शन ने अटेन कर लिया, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 1 भी है। तो अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने साइन एक्स फंक्शन के कोडोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर दिया तो साइन एक्स फंक्शन बन गया ऑन्टो। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने साइन एक्स फंक्शन के डोमेन को -π/2 से लेके π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया तो फंक्शन क्या बन गया, 1 1, तो फंक्शन हो जाएगा इन्वर्टेबल। कब होगा इन्वर्टेबल, दो बात को याद में रखना है, जब उसके हमने कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस किया और डोमेन को कहां से कहां तक लिया हमने, -π/2 टू π/2। अगर डोमेन को π/2 टू 3π/2 लेंगे तो भी फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। अगर ग्राफ तुम्हें समझ में आता है, ग्राफ का आइडिया है तो, और ग्राफ का आइडिया नहीं है तो इस चैप्टर को छोड़ के पहले जाके रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर एक बार पढ़ के आओ। अब आ जाते हैं यहाँ क्या लिखा है ये देखते हैं। हमारे पास एक एफ फंक्शन हमने लिया फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ मेनी वन इनटू फंक्शन इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन। साइन एक्स फंक्शन का नेचुरल डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसका नेचुरल कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो जो साइन एक्स फंक्शन है ये अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में मेनी वन इनटू फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एफ फंक्शन को क्या किया कि इसके कोडोमेन को इसके रेंज से रिप्लेस कर दिया। कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय रेंज। तो अब हमने देखो यहां पे हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, फिर यहां पे थीटा बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखो। एक्स बोलो, थीटा बोलो, वाई बोलो, जेड बोलो, वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन चेंज कब होता है, जब उसके डोमेन को चेंज करो, उसके कोडोमेन को चेंज करो, या फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसको चेंज करो, तो जाके फंक्शन चेंज होता है। वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मेनी वन ऑन्टो फंक्शन हो गया। अभी ये मेनी वन है, क्यों मेनी वन है, बिकॉज अभी हमने ये डोमेन को क्या रखा है, ऑल रियल नंबर, बट हमने अभी को डोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर दिया है तो ये ऑन्टो हो गया, बट ये अभी मेनी वन फंक्शन ही है। ठीक है, अब क्या किया हमने कि फंक्शन के डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्रॉम -π/2 टू π/2, और कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया। अब -π/2 से π/2 के बीच का कर्व देखो, फंक्शन का क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन -π/2 से π/2 और कोडोमेन अगर हमने -1 to 1 लिया, तो अब जो ये फंक्शन हुआ एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो गया। और 1 1 ऑन्टो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फिर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 ऑन्टो फंक्शन। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, एफ इनवर्स, जो एफ इनवर्स होगा उसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो एफ फंक्शन का को डोमेन है, और एफ इनवर्स का को डोमेन क्या होगा, जो एफ फंक्शन का डोमेन है। तो एफ इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, फ्रॉम -1 to 1 से लेके कहां तक हो गया, फ्रॉम -π/2 से π/2। ठीक है, और हमने डिफाइन कैसे किया, एफ इनवर्स एक्स को क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स। साइन के इनवर्स को हमने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स। ये साइन पे पावर -1 नहीं है, इसे 1/sin x मत लिख देना, ये साइन इनवर्स एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका क्या मतलब है कि जो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन आया, इसका डोमेन क्या हो गया, फ्रॉम -1 to 1। इस फंक्शन का डोमेन हो गया -1 to 1। ठीक है, यहां तक आ रही होगी बात समझ में। अब हमने यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो जैसे अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जैसे ये प्रॉपर्टी बताया था ना हमने, यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी बताया था, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना हमने कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होगा। एफ इनवर्स का काम क्या कर रहा है, साइन इनवर्स, एफ का काम क्या कर रहा है, साइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। और थीटा कहां से आ रहा है, साइन फंक्शन के डोमेन से। अब साइन फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, अब ऑल रियल नंबर नहीं बचा डोमेन, अब साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो -π/2 से लेके π/2 बचा। जब भी हम डोमेन की बात करेंगे ना, इनवर्स के केस में, साइन फंक्शन के इनवर्स के केस में जब भी हम डोमेन की बात करेंगे तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -π/2 से π/2। तो हमने क्या बोला, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। यहां तक क्लियर है ये बात।
फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमने क्या लगाया, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x, जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब यहां तो हमने बोला साइन इनवर्स साइन थीटा, अब यहां पे बोला साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे देखो, यहां पे थीटा बोला, यहां पे एक्स बोला। जनरली क्या करते हैं ये कि जब भी साइन की बात करते हैं ना, तो साइन के आर्गुमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और साइन इनवर्स के आर्गुमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम साइन के आर्गुमेंट को भी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो और साइन इनवर्स के भी आर्गुमेंट को तुम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब ये कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा कोई चलन नहीं है, बट जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। अब ये जो हमारा एक्स आएगा कहां से आएगा, साइन इनवर्स के डोमेन से। अब साइन इनवर्स का डोमेन अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी देखो बच्चों, साइन इनवर्स का डोमेन क्या पढ़ा हमने, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पढ़ा है ना, -1 to 1। तो यहां से क्या हो गया, ये जो x आएगा कहां से आएगा, -1 to 1। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने अभी पीछे डिस्कस कर रखा है। अब फाइनली क्या हो गया, हमने एक फंक्शन f लिया, ठीक है, जिस फंक्शन के डोमेन को हमने बोला -π/2 to π/2, -π/2 इंक्लूडेड, π/2 इंक्लूडेड, ठीक है। और कोडोमेन को क्या बोला, -1 to 1। अब ये बन गया हमारा, हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, तो हमने क्या किया, -π/2 से π/2 के बीच का कर्व रखा और बाकी π/2 के आगे वाला कर्व और π/2 से पहले वाले कर्व को हटा दिया, ठीक है। वो हमारे अब किसी काम का नहीं रहा, बिकॉज अभी हमने फंक्शन के डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये जो कर्व देख रहे हो ना, ये साइन थीटा का कर्व है, या साइन एक्स भी बोल दो, ये साइन थीटा का कर्व है, बट इसका डोमेन क्या है, -π/2 टू π/2। इसका कोडोमेन क्या है, -1 to 1, ठीक है। अभी हमने डिफाइन कैसे किया, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वेयर एफ फंक्शन क्या होगा, -π/2 से लेके π/2, कोडोमेन क्या होगा, -1 से 1, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हमने π/2 से आगे, π/2 से पहले वाले कर्व को हटा दिया, ठीक है। अब बच्चे ये जो कर्व आ रहा है ना, नेक्स्ट कर्व, ये साइन इनवर्स का कर्व है। ये जो कर्व है ये साइन इनवर्स का कर्व है। और ये भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का कर्व लेना है तो हम क्या करते हैं, लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर उस फंक्शन का मिरर इमेज ले लेते हैं, फंक्शन के कर्व का मिरर इमेज ले लेते हैं, तो उसके इनवर्स फंक्शन का कर्व आ जाता है। तो अगर तुमने ना, अभी आगे मैंने लिया है मिरर इमेज, अभी आगे बताऊंगा। अगर तुम इस फंक्शन का, ये जो दिख रहा है ना कर्व, इसका तुम अगर मिरर इमेज लोगे ना तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर मिरर इमेज लोगे तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। आगे अभी मैंने लिया है। तो ये जो कर्व है ये हमारा किसका कर्व है, ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व है। ये कर्व को रट जाना है, बिल्कुल रट जाना है, ठीक है। और रटने लायक कुछ है नहीं। साइन एक्स का कर्व -π/2 से π/2 पता है, उसका लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर मिरर इमेज ले लो तो साइन इनवर्स एक्स का कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स एक्स। और ये एफ इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, कोडोमेन क्या हो गया, -π/2 टू π/2। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे π/2 पर साइन फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है, π/2 पर 1 है, तो साइन इनवर्स का 1 पर क्या होगा, π/2 होगा। तो देख लो यहाँ पे, देखो 1 पर π/2 वैल्यू है। साइन फंक्शन का -π/2 पे वैल्यू क्या है, -1, तो साइन इनवर्स का -1 पर वैल्यू क्या होगा, -π/2। तो देख लो -1 पे -π/2 वैल्यू है, ठीक है। रिवर्स हो जाता है ना इनवर्स में। अगर f ऑफ x y के इक्वल है तो f इनवर्स y x के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो यहां तक ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग नोट नंबर 1 में। इसमें हमने क्या बोला, इन द अबव डिस्कशन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। ये बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने साइन फंक्शन के डोमेन को -π/2 से लेके π/2 तक ही क्यों रिस्ट्रिक्ट किया। ये जो हमारा डोमेन है ना साइन फंक्शन का,
इसको डोमेन को हमने -π/2 से लेके π/2 तक ही क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? हम चाहते तो π/2 से लेके 3π/2 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, तो भी फंक्शन क्या होता, इन्वर्टेबल होता, बिल्कुल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट हमें डोमेन को किसी ना किसी इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट तो करना था, तो हमने क्या किया कि हमने -π/2 से π/2 ले लिया। अब कोई पूछेगा क्यों ले लिया, तो इसका कोई जवाब नहीं है। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि आगे जो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना इनवर्स का, उसमें -π/2 से π/2 के बीच में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी आसान हो जाएगा, और पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेना तो था ही ना, हमें इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को तो रिस्ट्रिक्ट करना ही था। तो हमने कहां से कहां तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्रॉम -π/2 टू π/2। और याद रखोगे, जब भी हम साइन इनवर्स की बात करेंगे ना, या हम जब भी बोलेंगे कि हमने साइन फंक्शन का इनवर्स निकाला, तो हमेशा याद रखोगे डोमेन हम जो लेंगे फ्रॉम -π/2 टू π/2 ही लेंगे, π/2 टू 3π/2 नहीं लेंगे। इसी डोमेन में हम साइन फंक्शन को फ्रॉम -π/2 टू π/2 साइन फंक्शन को का इनवर्स निकालेंगे। इस बात को याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इन द एबव डिस्कशन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन टू द इंटरवल -π/2 टू π/2 टू मेक इट अ बाइजेक्शन, इसको बाइजेक्शन बनाने के लिए। इन फैक्ट वी कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन इन द इंटरवल nπ - π/2 nπ + π/2। ये क्या है, हमारा इन्फानाइट इंटरवल लिखा हुआ है, n का वैल्यू, n क्या हमारा इंटीजर है, तो n का वैल्यू चेंज करते जाओगे, इंटरवल चेंज होता जाएगा। इस किसी भी इन्फानाइट इंटरवल में से कोई भी एक इंटरवल उठा लो, उसमें अगर तुमने साइन फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 1। मान लो कि n का वैल्यू तुमने 0 ले लिया, तो देखो क्या आ गया, -π/2 टू π/2 आ गया। n का वैल्यू अगर तुमने 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, π/2 से लेके 3π/2। तो देख लो π/2 से लेके 3π/2 तक भी देख लो, π/2 से लेके 3π/2 तक भी फंक्शन क्या हमारा 1 1 है, ठीक है ना। अब यहां पे मान लो कि n का वैल्यू तुमने 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3π - π/2, क्या हो जाएगा 5π/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π + π/2 7π/2। तो 5π/2 से लेके 7π/2, 5π/2 यहाँ पे आगे क्या है, ये हमारा 7π/2। 5π/2 से लेके 7π/2 तक भी फंक्शन क्या हमारा, देख लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 फंक्शन है। तो ये भी इंटरवल हम ले सकते थे, -π/2 ये सॉरी 5π/2 से 7π/2 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। तो इनफैक्ट हम इस इन्फानाइट इंटरवल में से कोई भी एक इंटरवल ले लेते, उस पे साइन एक्स फंक्शन क्या हो जाता, इन्वर्टेबल हो जाता, मतलब कि 1 1 हो जाता। ऑन्टो तो ऑलरेडी है, बिकॉज हमने उसके कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया, तो ऑन्टो तो ऑलरेडी है। तो अगर हम इस इंटरवल में से कोई भी एक इंटरवल ले लेते तो फंक्शन क्या हो जाता, हमारा बाइजेक्शन हो जाता, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, एफ फंक्शन लिया, π/2 से 3π/2 से -1 to 1, अगेन है बाइजेक्शन फंक्शन है, साइन एक्स की फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हमने π/2 से 3π/2 लिया, कोडोमेन को -1 to 1 बोला, अगेन बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर हमने 3π/2 से 5π/2 लिया, कोडोमेन को -1 to 1 बोला, अगेन बाइजेक्टिव फंक्शन है, fx = sin x। इसी तरह से हम यहां से क्या कर सकते थे, पॉजिटिव इन्फिनिटी में आगे बढ़ सकते थे। मतलब क्या मतलब कि पाई के रेंज में, जैसे हमने π/2 से -π/2 से π/2 बोला ना, तो इंटरवल का लेंथ क्या आ रहा है, पाई आ रहा है ना, इंटरवल का लेंथ -π/2 π/2, तो इंटरवल का जो लेंथ आ रहा है वो तो पाई आ रहा है ना। तो पाई इंटरवल के लेंथ में अगर तुम साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स निकालोगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ फंक्शन को हम -3π/2 से -π/2 भी बोल सकते हैं, तो भी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बट हमने क्या बोला कि जो साइन एक्स का जो प्रिंसिपल डोमेन होगा, मतलब जिस डोमेन में हम साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, याद रखना वो डोमेन हमेशा -π/2 से π/2 ही होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी तुम क्या करोगे कि साइन एक्स फंक्शन के
डोमेन को तुम क्या एज्यूम कर लोगे, -π/2 टू π/2, चाहे लिखा हो क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे मेंशन नहीं हो, दोनों केस में तुम -π/2 टू π/2 ही एज्यूम करोगे। याद रखना इस बात को, ये नहीं कि -3π/2 से लेके -π/2 ले लिया, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नोट नंबर 2 में क्या है वो देख लेते हैं। नोट नंबर 2